वेलकम बैक। सौदा आपका में ऐसे बहुत से दर्शकों के सवाल हमारे पास आते हैं जो बाजार का फायदा उठाना चाहते हैं लेकिन उतार चढ़ाव से थोड़ा डरते हैं। ऐसे ही दर्शकों के लिए सौदा आपका में हर मंगलवार म्यूचुअल फंड पर हम चर्चा करते हैं। म्यूचुअल फंड का पैसा भी बाजार में ही लगता है लेकिन ये काम आपके लिए एक एक्सपर्ट का करता है जिससे नुकसान का खतरा काफी कम हो जाता है। आज म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर हेमंत सिस्टकी। मॉर्निंग हेमंत, स्वागत है आपका। शुरू करते हैं अपने दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला और मनोज दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर फिलहाल है। नमस्कार मनोज जी, बताइए क्या करते हैं और आप क्या जानना चाहते हैं हमसे। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। मैंने 2 म्यूचुअल फंड में और एक गोल्ड फंड में इन्वेस्ट किया है। ओके। मैंने आपको ईमेल सेंड भी किया है कि लास्ट 2 ईयर से मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में जमा कर रहा हूँ 1000 पर मंथ। ओके। एंड 1000 इन एचडीएफसी टॉप 200 एंड 1000 इन गोल्ड फंड। ओके। कोटक गोल्ड फंड। तो ये लास्ट 2 फंड में तो मैं लास्ट 6 मंथ से डिपॉजिट कर रहा हूँ। ओके। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड बाय 3 फंड, ऑल 3 फंड्स। एंड हाँ, गोल है कि बच्चे की चाइल्ड एजुकेशन, हायर एजुकेशन जब होंगे तो उन्हें पैसे की जरूरत होगी। तो आई वांट टू कलेक्ट 12 to 15 लाख रुपीज। व्हेनेवर नेसेसरी आई विल इंक्रीज माय सेविंग। ओके। और कितने म्यूचुअल फंड। ओके। और कितने टाइम तक का ये आप ये पैसे जमा करना चाहते हैं? टाइम स्पेंड है 10 to 12 ईयर्स। अभी मेरे पास टाइम है। आई हैव वन चाइल्ड, 3 है। तो आपके पास समय है यहाँ पर। हेमंत, 10 से 12 साल है इनके पास। आपको पोर्टफोलियो हमने भेजा है इनका। क्या आपको लगता है इनके टारगेट्स अचीव हो जाएंगे? देखिए मनोज, आपका जो टाइम होराइजन आपने कहा वो 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो काफी अच्छा टाइम होराइजन है। और मैं ये कहूंगा कि आपने जो फंड चुने हैं वो तीनों ही फंड काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट 2 फंड आपके इक्विटी में है और 1 फंड आपका गोल्ड में है। आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड जो है वो एक वैल्यू फंड है और इसको हम मिड कैप कैटेगरी में मान सकते हैं और आई थिंक उस कैटेगरी में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड है यहाँ पे। और तो आई थिंक जो आपकी फंड सिलेक्शन है दोनों वो काफी अच्छी है, उसमें आप बने रहिए। और एक कोटक गोल्ड फंड है, ये एक बेसिकली फंड ऑफ फंड है जो एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है। तो आपकी सिलेक्शन अच्छी है, फंड्स आपके अच्छे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। 3000 पे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10 साल अगर आप इन्वेस्ट करें यहाँ पे, अगर मैं करीब 12% का अगर एनुअलाइज रिटर्न मान के चलूं तो मुझे लगता है करीब आप 7 लाख का कॉर्पस आप बना पाएंगे। क्योंकि आपका टारगेट मान लीजिए अगर 15 से 20 लाख है, अगर 20 लाख का अगर मैं टारगेट मान के चलूं तो मुझे लगता है करीब आपको 9000 पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपना कॉर्पस को, अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि आपके पास टाइम होराइजन 10 साल का है, कभी कभी ऐसे मौके आएंगे जहां पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगा। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि आप उस अपना जो प्रोसेस है उसको आप कंटिन्यू रखिए, उसको कभी रोकिए नहीं। और जैसा आपने भी कहा कि आप जब भी पॉसिबल होगा आप इस पैसे को बढ़ा सकेंगे तो कोशिश कीजिए। जैसा मैंने कहा आपको 9000 पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है अपना टारगेट पूरा करने के लिए। फंड सिलेक्शन आपकी बिल्कुल सही है। हालांकि मैं कहूंगा कि इस समय पे 33% पैसा आपका गोल्ड फंड में जा रहा है जो प्रोपोर्शन के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फ्यूचर में जब भी आप एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करें वो दोनों इक्विटी फंड में बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोपोर्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी है आपके लिए। और सबसे खास बात जो आपको हेमंत बता रहे हैं वो ये है कि बाजार में उतार चढ़ाव आने दीजिए। आप बाजार गिर जाए तो डर से पैसे लगाना बंद मत कीजिए, बल्कि बेहतर होगा कि उस समय आप कुछ और ज्यादा पैसे लगाएं ताकि आपके रिटर्न और बेहतर आ सके और इनफैक्ट कम निवेश से आप अपने टारगेट को हासिल कर पाएं। पर आपके टारगेट को देखते हुए कम से कम 9000 रुपए की एसआईपी आपको जरूर करनी चाहिए। अगला सवाल लेते हैं। मुंबई से रंजीत सोनावाला है हमारे साथ। रंजीत, बताइए। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा मैंने। मेरी उम्र है 49। ओके। और मुझे 2 बच्चे हैं मुझे। और मैं सेंट्रल रेलवे में मैं जॉब करता हूँ। ओके। तो मेरे कुछ 8-9 फंड है। तो मुझे 12-13 साल के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। ओके। तो फंड सिलेक्शन कैसे है और मुझे अगर कुछ चेंज करना है तो मुझे आपकी एडवाइस होगी। ओके, तो काफी सारे फंड्स में आपने इनफैक्ट निवेश कर रखा है। हेमंत, क्या राय देंगे आप इन्हें? क्या इनके इस पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करने की जरूरत है? इनकी स्ट्रैटेजी में कोई चेंज होना चाहिए? देखिए, इनके पोर्टफोलियो में आई थिंक 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इनफैक्ट
एक तो ये कि इनका टाइम होराइजन जो है 12 साल है, वो किसी भी एक लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए काफी डिसेंट है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें और जितना जल्दी शुरू करें तो एक तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होता है, दूसरा इन्होंने जो एसेट क्लास चुनी है उनका प्राइमरीली जो पैसा है वो इक्विटी फंड में जा रहा है, जो बिल्कुल सही एसेट क्लास है। क्योंकि इतने लंबे समय के लिए आप चाहते हैं कि आप ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके। हालांकि ये बात सही है कि पिछले 4-5 साल में इक्विटी के रिटर्न इतने अच्छे नहीं है, पर जब आप 12 साल का टाइम होराइजन लेके चलते हैं तो मुझे लगता है वो काफी सही एसेट क्लास की इन्होंने सिलेक्शन यहाँ पे की है। एक ही प्रॉब्लम है कि इनकी 10,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए करीब 8 फंड है इनके पास, उसमें से एक फंड जो है वो गोल्ड फंड है, उसके अलावा जो बाकी 9 फंड है वो इक्विटी फंड्स हैं। मुझे लगता है यहाँ पे जरूरी है कि ये थोड़े फंड्स को कम करें, पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करें। क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो बाय नेचर एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, यानी उसमें भी बहुत सारे फंड करना, और एक ही तरह के फंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बनाएंगे तो क्या होता है कि उनकी रिएक्शन जो है, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है, वो एक ही जैसी है। तो कोशिश करें। दूसरा यहाँ पे मुझे लगता है इनका जो मिड कैप में जो एक्सपोजर है वो थोड़ा ज्यादा है, उसको थोड़ा कम करने की जरूरत है। 2 फंड है उनके पास मिड कैप में, उसको कम करेंगे तो मुझे लगता है 3 या 4 फंड रंजीत आपके पास होने चाहिए यहाँ पे। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एक तो आप HDFC टॉप 200 जो है उसमें आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट करें। ये एक ऐसा फंड है कि काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है और 85% पैसा इनका लार्ज कैप में जाता है, 15% मिड कैप में जाता है, तो एक वो फंड को रखिए। दूसरा IDFC प्रीमियर इक्विटी जिसमें आप ऑलरेडी 2,000 इन्वेस्ट करते हैं उसको आप कंटिन्यू रखिए। ये एक अगेन क्वालिटी मिड कैप फंड है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। एक मैं नया फंड आपको रिकमेंड कर रहा हूं और जितने बाकी फंड है उनकी जगह पे, वो है ICICI फोकस ब्लू चिप। जैसा कि नाम से पता चलता है ये सिर्फ ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और जैसा आपके पास ऑलरेडी एक फंड है DSP BlackRock फोकस 25, उसी लाइन पे ये फंड जो है उसकी स्ट्रैटेजी है, कंसंट्रेटेड होल्डिंग है इसकी, तो वहां पे आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए। तो मुझे लगता है 3 फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। एक आपके पास आई थिंक रिलायंस का गोल्ड फंड है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। जो ELSS फंड जो आपका इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो है वो आप 31 मार्च तक कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद देखना पड़ेगा कि अगर DTC इंप्लीमेंट होता है जैसा कि पहले प्रोविजन था, तो अगर वैसा ही रहा तो ELSS जो है उसके बाद नहीं रहेंगे। तब फिर आपको एक देखना पड़ेगा किस तरीके से आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में आप टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करें। लेकिन अभी जो है 31 मार्च तक आप कंटिन्यू करते जाइए। तो मुझे लगता है इस तरह से अगर अपना पोर्टफोलियो आप रंजीत कंसोलिडेट करेंगे तो एक तो आपकी जो है परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा मॉनिटर करना भी आसान हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलूं कि आप इस प्रोसेस को 12 साल अगर कंटिन्यू रखें, 12% की अगर हम एनुअलाइज रिटर्न पकड़ के चलें तो आप करीब 31 लाख का कॉर्पस जो है 12 साल के दौरान बना सकते हैं। एक चीज यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि आप अभी इस समय पे आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े कोशिश कीजिए कि आप जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनके लिए अगर आप थोड़ा और एलोकेशन बढ़ा सकें तो उससे मुझे लगता है काफी हद तक आपके जो कॉर्पस है वो बढ़ सकेगा, जो इस इन्वेस्टमेंट से जो आप अचीव करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पर 4 फंड्स बता दिए हेमंत ने, बहुत ही अच्छा ब्रेकअप दिया है। और रंजीत जी, आपको जैसे हेमंत ने कहा कि जिस तरह से आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप इन्वेस्टमेंट भी म्यूचुअल फंड्स में अपना बढ़ा सकते हैं। वक्त है एक ब्रेक के बाद भी लेंगे कुछ और सवाल। स्वागत है आपका एक बार फिर सौदा आपका में, और हम इस समय म्यूचुअल फंड्स पे खास तौर पे चर्चा कर रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं तो आपके सवालों के जवाब इस समय हम आपको देंगे। और अगला सवाल पूछने के लिए वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे अगले दर्शक। वीरेंद्र जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, मुझे एक्चुअली मैं क्या नया ही हूँ, मुझे कुछ नॉलेज कम ही है म्यूचुअल फंड में। और वैसे तो मैं डायरेक्ट थोड़ा बहुत मैंने कर रखा है, तो डायरेक्ट एक्सेस वालों ने मुझे SIP के थ्रू इक्विटी में इन्वेस्ट करवाया है। मतलब मेरे हर मंथ मैं 2 शेयर लेता हूँ। ओके, तो किस कंपनी के शेयर लेते हैं आप? मेरे पास तो सिर्फ अभी एक ही है, EID पेरी करके कुछ बताया है उन्होंने। ओके, तो उसमें आप SIP कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, SIP। उसके अलावा मुझे ये जानना है कि मैं SIP के थ्रू किस तरह से मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके, ये बताइए वीरेंद्र जी कि आप हर महीने कितने पैसे लगा रहे हैं जो EID पैरी में आप लगाते हैं? मैं अभी मेरा जो टारगेट है वो मैं सोच रहा हूँ कि हर महीने 2 से 3 हजार रुपये इन्वेस्ट कर लूँ, लेकिन मेरा जो लिमिट पीरियड है वो कुछ छोटे समय तक के लिए। छोटे समय तक यानी मतलब 1-2 साल, इससे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता।
2 साल आप SIP करके उस पैसे का करेंगे क्या, ये बताइए। फिर मैं एक साथ इकट्ठा करके लगाना चाहता हूँ। मतलब स्टार्ट मेरा जो टारगेट है वो मैंने ये है कि भाई मैं थोड़ा बहुत कम करके मतलब इकट्ठा एक साथ करके फिर एक साथ डालूं ताकि मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाए। ओके, चलिए आपके सवाल का जवाब अपने एक्सपर्ट से ही हम जान लेते हैं। हेमंत, आप बताइए क्या स्ट्रैटेजी इनके लिए सही होगी। ये एक तरफ तो पैसे जुटाना चाहते हैं एक साथ जमा करने के लिए, तो शायद ज्यादा अच्छा होगा कि ये एक रिकरिंग डिपॉजिट कहीं खोल लें। जब एक साथ पैसे जमा हो जाएं, जब इनको लगे कि बाजार नीचे आया हुआ है, उस समय ये एक बार ही निवेश कर दें, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे पहले आपने कहा कि आपको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड जो है वो एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, यानी जो AMCs एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो स्कीम लॉन्च करती हैं। उसके द्वारा आप जो है डेट मार्केट में, इक्विटी मार्केट में या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें कभी कभी हजारों या कभी कभी लाखों इन्वेस्टर्स भी उन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो उस तरह से आपको जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, यानी एक तो थोड़े से पैसे से आपको एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। दूसरा, आपके जैसे हजारों या लाखों इन्वेस्टर हैं जो उस स्कीम में पैसा लगाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के जो आपको मालूम होने चाहिए। एक तो ये कि जो इंडस्ट्री है ये काफी वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। बहुत क्लियर रेगुलेशंस हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कि म्यूचुअल फंड क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से ये एक काफी अच्छी इंडस्ट्री है, काफी सेफ इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड्स के लिए। दूसरा, जो फुल टाइम प्रोफेशनल्स हैं वो आपका पैसा मैनेज करते हैं, चाहे आप 1,000 रुपये लगाएं या 2,000 रुपये लगाएं। जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, जो काफी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, वो आपका पैसा मैनेज करते हैं। तीसरी बात, इसमें ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा है। आपको हर महीने पता चलता है कि आपका पैसा कहां लग रहा है। उसमें चार्जेस भी जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। और टैक्स एफिशिएंसी है यहाँ पे। अगर आप म्यूचुअल फंड को बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से अगर कंपेयर करें, ट्रेडिशनल ऑप्शन जो है बैंक डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, उनके मुकाबले में जो रिटर्न है आपको काफी अच्छे यहाँ पे टैक्स एफिशिएंट मिलते हैं। तो काफी सारे फायदे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। ऑफकोर्स ये जरूरत है कि आप जो भी फंड सिलेक्शन करें वो अपने हिसाब से करें। अब जैसा आपने कहा कि आप 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं कि ये एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है। मान लीजिए आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 या 2 साल के लिए। अगर आपने 2 साल भी अगर आपने SIP के द्वारा इन्वेस्ट किया तो आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो सिर्फ 1 साल है। और जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें कम से कम 3 या 5 साल का वो आपका होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। तो अगर आप देखिए, जब सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो एवरेजिंग मिलती है आपको, यानी जो इक्विटी मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, मेन रिस्क आपका वॉलेटिलिटी है, उसको आप कैसे टैकल करते हैं? आप हर महीने एक फिक्स पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे ही आपका रिस्क काफी हद तक कम हो जाएगा। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करनी पड़ेगी। आप 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी फंड में, वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको किसी डेट फंड में, शॉर्ट टर्म इनकम फंड में ही पैसा लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं कहूंगा, क्योंकि आपका इनकम लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं है, आप टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं है, तो आपके लिए सही रहेगा कि आप इतने कम समय के लिए लगाएं। तो आप एक रिकरिंग डिपॉजिट खोलिए बैंक में, क्योंकि एक तो वहां पे आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, दूसरा आपको टैक्स वहां पे करना नहीं है। तो और ये जो फंड है आपका एक इमरजेंसी फंड की तरह भी काम करेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा पैसा आप कलेक्ट कर लीजिए, कभी कुछ इमरजेंसी हो, एक्सीजेंसी हो, तो उस पैसे को आप वहां से ले सकें। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो ये सही समय आपके लिए, थोड़ा सा लंबा समय लेकिन चलिए, कम से कम 3 या 5 साल या उससे ज्यादा। और कोशिश कीजिए कि फिर अगर इतना टाइम होराइजन आपके पास है तो आप किसी अच्छे बैलेंस फंड से शुरुआत कीजिए। हालांकि आप इक्विटी शेयर्स में आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP के द्वारा कुछ अमाउंट, बट अगर यहां पे मुझे लगता है अगर आप सही मायने में इक्विटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कुछ समय और कंफर्ट लेवल बढ़ाना चाहते हैं लंबे समय की कमिटमेंट के साथ, तो मे बी एक बैलेंस फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। HDFC प्रूडेंस फंड है, एक काफी अच्छा फंड है, चाहे तो आप 500 रुपए से भी SIP शुरू कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। जरूरी नहीं है कि आपको 3 या 4,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, आप कम पैसा इन्वेस्ट कीजिए लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। और जैसे जैसे आपका कंफर्ट लेवल बढ़े उस पैसे को आप अपना अमाउंट जो है पर मंथ बढ़ाते रहिए। लेकिन 1 या 2 साल के लिए इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड में पैसा लगाना बिल्कुल भी सही स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर 1 साल में मार्केट में कुछ ज्यादा नहीं हुआ तो आपको लगेगा कि शायद ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही खराब है, जबकि ऐसा नहीं है। इक्विटी मार्केट चाहती है कि आप उसमें टाइम कमिटमेंट दें उसको। अगर आप उतना समय दे सकते हैं तभी आप इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड में पैसा लगाइए। ओके, तो सीधी सी बात है कि अगर आपको साल 2 साल का नजरिया है तो डेट मार्केट में जाइए, लंबा व्यू है तो ही आप इक्विटी मार्केट में जाइए, और कम से कम 5 साल का नजरिया आपको शेयर बाजार पे जरूर रखना चाहिए, क्योंकि 5 साल के अंदर आप एक बड़ी रैली और एक बड़ी गिरावट बाजार में आमतौर पे देख लेते हैं।
तो आपके लिए एंट्री और एग्जिट दोनों तरीके के मौके मिलते हैं। ये राय आपके लिए फिलहाल आ रही है अपने निवेश को प्लान करने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ये बताएंगे कि अगर आप HNI हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने बात की थी म्यूचुअल फंड पर, लेकिन अब फोकस होगा हमारा HNIs के लिए स्ट्रैटेजी पर, यानी कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स पर। हेमंत, बताइए जो HNIs होते हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, इस समय तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो HNI इन्वेस्टर्स देखेंगे वो देखें अपना जो एग्जिस्टिंग एसेट एलोकेशन है। मुझे मालूम है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से इक्विटी की जो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो ये देखा गया कि जो एसेट एलोकेशन को काफी हद तक चेंज किया गया है। यानी जाहिर सी बात है, इक्विटी में जो एक्सपोजर है वो काफी कम हुआ है, और कुछ दूसरी एसेट क्लासेस हैं जैसे गोल्ड में एसेट एलोकेशन काफी बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, डेट में एलोकेशन बढ़ा क्योंकि ये दोनों एसेट क्लासेस से रिटर्न अच्छे मिल रहे थे। और HNI इन्वेस्टर्स का जनरली ये देखा गया कि उनका रुझान जो है वो रियल एस्टेट की तरफ होता है। मुझे लगता है इस समय पे पोर्टफोलियो का जो एसेट एलोकेशन है उसको देखने की जरूरत है, थोड़ा सा आई थिंक उसको रीबैलेंस करने की भी जरूरत है। ये समय पे अच्छा रहेगा कि अगर इक्विटी में थोड़ा एलोकेशन बढ़ाया जाए। अगर हम गोल्ड की बात करें, जैसे अगर हम पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो गोल्ड से बेहतर रिटर्न जो है डेट और इक्विटी से मिला है, लेकिन उससे पहले साल की बात करें तो गोल्ड का रिटर्न बाकी जितनी भी एसेट क्लासेस थे रियल एस्टेट को छोड़ के उसके मुकाबले में काफी अच्छा था। तो मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर एसेट क्लास या कुछ पर्टिकुलर एसेट क्लासेस की परफॉर्मेंस देख के, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म परफॉर्मेंस देख के एसेट एलोकेशन करना सही नहीं है। ये समय पे सबसे पहले मैं चाहूंगा कि HNI इन्वेस्टर्स जो है इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाएं। और रियल एस्टेट के बारे में भी कहना चाहूंगा कि ये बात सही है कि रियल एस्टेट है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है एसेट एलोकेशन में, और एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है। लेकिन ये समझना कि उसके मुकाबले में इक्विटी ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया, मुझे लगता है वो काफी गलत होगा। ये बात सही है कि जैसा मैंने पहले कहा, पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम मान लीजिए लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, 15 साल की अगर मैं बात करूं, जितने भी फंड्स हैं जिन्होंने 15 साल कंप्लीट किया, इक्विटी फंड की बात कर रहा हूं, एवरेज रिटर्न जो है वो 20% से ज्यादा है। इनफैक्ट ऐसे कई फंड है जिनकी रिटर्न जो है 25 से 28% एनुअलाइज रिटर्न है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से अगर हम उसको कंपेयर करें रियल एस्टेट से तो उनकी रिटर्न उतनी अच्छी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जो हम इक्विटी की बात करते हैं तो ज्यादातर HNI इन्वेस्टर जो है वो 1 या 2 साल के बाद उसको निकाल के या दोबारा से डालना चाहते हैं, तो क्योंकि उसको टाइम कमिटमेंट नहीं है, उतना लंबा समय हम नहीं देते हैं, तो हमको इक्विटी से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, और हमें लगता है कि रियल एस्टेट से हमको काफी अच्छा रिटर्न मिला है। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंसिंग करें। और एक चीज कहना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा, गोल्ड के अंदर अभी भी मुझे लगता है कि पोटेंशियल है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी रियलिस्टिक करनी पड़ेंगी, तो उस हिसाब से थोड़ा एक्सपोजर कम करना चाहिए। और डेट पोर्टफोलियो के बारे में ध्यान रखें, अनलाइक इक्विटी फंड, इक्विटी पोर्टफोलियो यहां पे मुझे लगता है उसको समय समय पे चेंज करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट को देखते हुए। जैसे अभी इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस हैं, अभी होना चाहिए कुछ समय के बाद, तो वहां पे मुझे लगता है कि जो इनकम फंड है, ओपन एंडेड इनकम फंड या कुछ हिस्सा जो है HNI चाहें तो वो गिल्ट में भी लगा सकते हैं। 5% के करीब पोर्टफोलियो का हिस्सा डेट का अगर चाहें तो गिल्ट में लगा सकते हैं। ये दोनों जो ऑप्शन है मुझे लगता है अगले 18 महीने से 24 महीने में अच्छा रिटर्न देगी। और कुछ समय में हम देखेंगे कि जो टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है वो भी आने वाले हैं, तो मुझे लगता है वो अगेन जो लॉन्ग टर्म पैसा है 10 या 15 साल का, बिल्कुल वो सारे डिटेल्स पे हमें अलग से चर्चा करनी होगी। डेट का अपने आप में एक बड़ा दायरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन एक खास बात जो हेमंत कह रहे हैं वो ये कि आप घर खरीदते हैं, वहां पे रहते हैं, कई सालों के बाद उसके वैल्यू अप्रिशिएट होते हुए देखते हैं। शेयर खरीदिए तो ये सोचिए कि आपने कंपनी खरीदी है, अपना कारोबार शुरू किया है, आप उसके मालिक हैं। 5, 10, 15 साल देंगे तो रिटर्न आएंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ सौदा आपका में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड। नमस्कार।